दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले 4 चैप्टर इंडिया ईयर बुक के डिस्कस कर चुके हैं। 5वां चैप्टर आपका संस्कृत और पर्यटन है। तो आज हम संस्कृत और पर्यटन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके प्री व मेंस इंटरव्यू तीनों के स्तरों पर काफ़ी काम का है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में कौन कौन सी संस्कृत व पर्यटन को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में हम सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ कि संस्कृत मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण, ध्यान समझिएगा, भारत वह देश है जो प्राचीन काल से अपनी संस्कृत की जीवंतता व जीवटता को समेटे हुए है। भारत वह देश है जहाँ पर विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों के साथ पाए जाते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो या फिर वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दजला फरात या मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता के समकालीन थी। तो भारत प्राचीन रूप से सांस्कृतिक धरोहर रहा है। तो अब वो जो संस्कृत मंत्रालय को स्थापित किया गया, तो इसका उद्देश्य है कि प्राचीन सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसका संरक्षण किया जाए, परिरक्षण किया जाए। इसके अलावा संस्कृत के अंतर्गत 2 प्रकार के तत्व होते हैं। एक मूर्त होता जो आपको दिखाई देता है और दूसरा अमूर्त होता जो आपको दिखाई नहीं देता है। मूर्त का मतलब हुआ जैसे स्थापत्य कला, मंदिर हुआ, इन सबको गुंबद हुआ, इन सबको हम देख सकते हैं। संगीत हुआ तो इनको हम संगीत को क्या कर सकते, फील यानी अनुभव कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की ललात्मक कलाएँ हुई, कलात्मक कलाएँ हुई। तो इस प्रकार की कलात्मक कलाएँ अमूर्त के अंतर्गत आएंगी, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता। तो भारतीय संस्कृत में मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार के तत्व प्रेजेंट रहे हैं। तो संस्कृत मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का क्या करे, संरक्षण करे और साथ ही मूर्त व अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृत के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व इसे सौंपा गया है। अगर हम बात करें संस्कृत मंत्रालय की, तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, भारत में संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत जो आपके 2 अधीनस्थ, ध्यान दीजिएगा इसके क्या क्या है। तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत 2 संबद्ध कार्यालय, एसोसिएट ऑफिस 2 हैं, 6 आपके संबद्ध कार्यालय हैं। यानी संबद्ध का मतलब हुआ सहायक, या इसी को आप कह सकते हो अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट कार्यालय हैं और 35 स्वायत्त संगठन संस्थान हैं। तो अगर इसकी हम संरचना की बात करें संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत, तो 2 इसके क्या हैं, संबद्ध एसोसिएटेड कार्यालय ऑफिस हैं, 6 इसके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं व 35 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी 35 स्वायत्त संगठन हैं जो पूरी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित होते, फंडिंग सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्षेत्रीय स्तर पर विविधता को समेटे हुए है। इसी विविधता को संजोए रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए पूरे देश को विभिन्न यानी रीजन या इसी को अंचल कहा जाता, देश को विभिन्न अंचलों में बांटा गया है। तो इस प्रकार के जो अंचल हैं, जो लोक कला व पारंपरिक हमारी कला है उसका संरक्षण करें, इसके लिए कितने, तो ध्यान दीजिएगा पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। कितने, तो 6 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, भारत में की गई है। उनमें से जो आपका यूपी में आप देखते हो, ये क्वेश्चन भी पीसीएस पे पूछा जा चुका है कि यूपी का यानी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो यूपी में इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार के कितने अन्य हैं, अन्य 5 प्रकार के और क्षेत्रीय यानी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा मंत्रालय जो संस्कृत मंत्रालय है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा
द्वारा 4 मिशन भी शुरू किए गए हैं। इनमें पहला है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, और दूसरा है राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन, और तीसरा है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, और चौथा है गांधी धरोहर स्थल मिशन। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 4 प्रकार के मिशन चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, दूसरा राष्ट्रीय स्मारक व पुरावशेष मिशन, तीसरा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, चौथा गांधी धरोहर स्थल मिशन। अगर हम बात करें मोटे तौर पर, मंत्रालय हर प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व विकास के लिए लगातार लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, जिसमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसको हम देख सकते हैं वो शामिल है, अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल है, और तीसरी होती है ज्ञान की विरासत। तो भारत गुरु नानक, कबीरदास, रैदास के साथ साथ यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि जैसे उपनिषदों यानी उपनिषदों, उपवेदों, वेदों और पुराणों की क्या हुई रचना की गई। तो भारत प्राचीन काल से ज्ञान का भंडार रहा है। तो संस्कृति मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वह मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत व ज्ञान की विरासत को संरक्षित करे। इसके अलावा मंत्रालय पर गांधी जी की विरासत, आप गांधी जी की देखते हो, महात्मा गांधी का विश्व में ही नहीं भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो महात्मा गांधी की विरासत का संरक्षण भी संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया है, और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करने, महापुरुषों की जो जन्म शताब्दी मनाई जाती हैं, जो युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके महापुरुषों की जन्म शताब्दी का आयोजन भी संस्कृति मंत्रालय का दायित्व है। मूर्त धरोहर के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के जो केंद्र हैं वो राष्ट्रीय महत्व के जो संरक्षित स्मारक होते हैं उनको किसके माध्यम से, तो एक आपका ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के माध्यम से उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अमूर्त कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय क्या क्या करते हैं? अगर अमूर्त कला की हम बात करें तो अमूर्त कलाओं के अंतर्गत दृश्य कलाएं आ गई, विजनरी आर्ट्स हैं जो दिखाई देती हैं। दूसरा निष्पादन कलाएं जिसमें परफॉर्म किया जाता है। तो निष्पादन कलाओं, दृश्य कलाओं, निष्पादन कलाओं व साहित्यिक कलाओं में जो व्यक्ति शामिल हैं, इसके अलावा समूह शामिल हैं, या जो सांस्कृतिक संगठन, इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह मंत्रालय अब अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से कला व संस्कृति के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट कार्य करने वालों की पहचान कर साहित्य अकादमी और साहित्य नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं के माध्यम से पुरस्कार भी हर साल प्रदान करता है। इसके अलावा आप NSD का नाम सुनते हो, दिल्ली में स्थापित है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश की जो पारंपरिक सांस्कृतिक विविधता है और वर्तमान समय में क्यों प्रासंगिक है, तो समसामयिक प्रासंगिकता वाले पारंपरिक व सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने में लगातार सतत रूप से लगा हुआ है। जहाँ तक ज्ञान की धरोहर का सवाल है, तो मंत्रालय देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों का संरक्षण भी करता है। जितने भी देश के अंदर पुस्तकालय हैं, चाहे वो आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर हो, वह सभी प्रकार की पुस्तकालयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है तथा नीतिगत मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा बौद्ध व तिब्बती जो तिब्बत संस्कृत है उसके संरक्षण व प्रोत्साहन के कार्यों में भी लगा हुआ। इसके लिए 3 प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। एक आपका सारनाथ है, दूसरा आपका कौन है, बनारस या इसी को वाराणसी कहा जाता, और तीसरा आपका लेह है। अब आपका अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वह सारनाथ, वाराणसी व लेह में कौन, बौद्ध व तिब्बती संस्कृत को संरक्षण देने व प्रोत्साहन के कार्य के लिए भी संस्कृत मंत्रालय लगा हुआ है। भारतीय और एशियाई कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय का
सुनियोजित कार्यक्रम या क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी, जिसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व विज्ञान संस्थान कहा जाता, उसका रोल है। दूसरा स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज़, जो अभिलेख रिकॉर्ड करने का काम करता, उसका रोल है। और इसके साथ ही CCRT इसी को कहा जाता, या कहें कि इसी के साथ राष्ट्रीय इतिहास व कला संस्थान तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं। इसके अलावा संस्कृत मंत्रालय के क्षेत्र में विभिन्न यूनेस्को कन्वेंशन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी संस्कृत मंत्रालय, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बता ही चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किए जाते, उसको संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी भारत में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दी गई है। और अब चाहे 2016, 17, 18 किसी साल का पेपर उठा के देखिए, संस्कृत से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में पूछा ही गया है। और अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बिल्कुल श्योर है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला भारत की बात करें तो भारत विश्व के 107 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते, 69 देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय के समझौते कर चुका है या कार्यक्रमों में संलग्न है। आप देखते हो कि कई बार क्या होता, चोल की मूर्ति का आदान प्रदान किया गया जापान के साथ, ब्रिटेन के साथ, जो चोरी हो गई थी कभी किसी ज़माने में, उनको वापस करता है। तो दिखाता है इसका प्रयोग जो हम बौद्ध धर्म है या संस्कृत है, इसका यानी सॉफ्ट पावर के रूप में इंटरनेशनल रिलेशन में, विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में भी करते रहे हैं। आगे आइए उपलब्धियों की बात की जाए कि संस्कृत मंत्रालय की अब तक की क्या उपलब्धि रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मुंबई की इमारत को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये कौन प्रदान करता? तो पीछे अभी आपको यूनेस्को के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। स्थापना 1946 में होती है। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची तैयार की जाती है। उसी में अभी पहले आपका किसको शामिल किया गया? अहमदाबाद को शामिल किया गया। और अभी मुंबई में स्थित है विक्टोरियन और आर्ट डेको इन सिंबल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसको शामिल किया गया? तो मुंबई स्थित विक्टोरियन व आर्ट डेको इन सिंबल्स, मुंबई स्थित विक्टोरियन और आर्ट डेको इन सिंबल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार अहमदाबाद के बाद मुंबई दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। अगर वर्तमान में भारत की टोटल बात करें तो 37 विश्व धरोहर हैं, जिनमें से 37 में 29 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं। और आपका 29 कितना हो गया? ऐड कीजिए, आपका 3601 आपका मिश्रित कंचनजंगा को शामिल किया गया, जो कि मिश्रित है। अगला हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया गया। तो ये पहला अवसर था कि अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का आयोजन 2018 में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इसमें भारत की जो विविधता में एकता व अनेकता में एकता की जो बात थी, उसको दिखाने की इसमें पूरी कोशिश की गई है। तो भारत की विविधता में एकता या अनेकता में एकता की भावना तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को प्रोत्साहित किया गया। इसमें 300 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए और साथ ही दुनिया भर के लगभग 800 पार्टिसिपेंट यानी सहभागी इसमें शामिल हुए। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो सेवा भोज योजना है।
सेवा भोज योजना, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुआ था? 2018 में। किसने शुरू किया? तो सेवा भोज योजना को संस्कृत मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा? सेवा भोज योजना के अंतर्गत जो केंद्र जीएसटी लगता है, सेंट्रल जीएसटी जो लगता है उसको, और इंटीग्रेटेड जो एकीकृत जीएसटी है यानी उसको, जितनी भी जीएसटी की हिस्सेदारी है ये आपकी, अगर कोई धार्मिक या धार्मिक संस्था, चैरिटी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बिना किसी भेदभाव के लोगों को, भक्तों को भोजन, प्रसाद, लंगर, सामुदायिक रसोई आदि के माध्यम से, भंडारा के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें जीएसटी से उसे पूरी छूट प्रदान की गई है, यानी इसमें जीएसटी नहीं ली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यही सेवा भोज योजना है। जिसे कब शुरू किया गया? तो आपको बता दिए 2018 में, और 18 में ही अंतर्राष्ट्रीय विश्व मेला का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। अगला, गुरु नानक की 550वीं जयंती का उत्सव मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर धूमधाम से मनाया गया, और इसमें कथा, कीर्तन, प्रभात फेरी, लंगर, शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे सेमिनार, कार्यशाला, स्पीच, व्याख्यान आदि का आयोजन किया गया, और समापन 2019 में हुआ है। इसका कौन आपका प्रमुख रूप से जो गुरु नानक की जयंती का आयोजन करता प्रमुख संस्था कौन सी है? तो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। अब आपका काम है कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति समझिए, ये अमृतसर में स्थित है इसका केंद्र। तो ये कब स्थापित हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब आपका काम है कि इसको सर्च कीजिए और इसके बारे में जानिए। तो इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, कबीर को अच्छे जानते हो, ये 15वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक के साथ साथ एक संत थे, जिनकी 500वीं जयंती जो अभी मनाई गई वो आपका 2018 में मनाई गई है। कब मनाई गई? 2018 में मनाई गई, क्योंकि इनका जन्म यानी 1398 के आसपास माना जाता है कबीरदास का। तो 1398 के आसपास से कुछ लोग, कई विवाद हैं इनको जन्म को लेकर के, तो उस हिसाब से इनकी अगर हम मान लें 1300 हटा दीजिए तभी ये आपका 1500 भी मान लें तभी ये आपका 2020 चल रहा, तो लगभग आपका ये 15वीं यानी 500वीं जयंती 2018 में मनाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके जन्म को लेकर के काफ़ी विवाद है। देश के कलाकारों, शिल्पकारों ने इसमें भाग लिया, और आध्यात्मिक परिवेश में ध्यान दीजिएगा, लोक संगीत, नृत्य जिसमें संगीत मंच व रंगमंच कार्यक्रम सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यानी प्रस्तुत की गई हैं। तो इस प्रकार कबीरदास, अब इसमें आपको जानना चाहिए कबीरदास के बारे में। कबीरदास जी जात प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, बाह्य आडंबर, हिंदू मुस्लिम सभी पर जो बुराइयां व्याप्त थी उनमें प्रहार किया, चोट किया। और कबीरदास जी निर्गुण, यानी दो प्रकार की भक्ति शाखा होती है, एक सगुण भक्ति शाखा, दूसरा निर्गुण। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान सरई यानी क्या थे? ज्ञान सरई के अंतर्गत प्रमुख यानी समाज सुधारक थे। तो इसके बारे में इनकी रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, आप जानते ही हो कबीरदास की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद व रमैनी, कबीर ग्रंथावली, ये सब प्रमुख हैं। आगे आइए, ललित कला अकादमी की बात कर लेते हैं। तो ललित कला अकादमी की स्थापना, इसी को नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट कहा जाता। तो इसकी स्थापना कब होती है? भारत आज़ाद होता, आज़ादी के बाद 1954 में 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट कहा जाता है, की स्थापना की जाती है। और यह भारत में दृश्य कलाओं, जिसे आप देख सकते हो, के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है, जिसका सारा खर्च कौन उठाता? पूरा का पूरा फंडिंग संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास करती है। यह एक स्वायत्त संस्थान है, यानी किसी पर कोई, यानी ये आपका अधीन काम नहीं करता संस्कृत मंत्रालय, जो पूरी तरह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित होता है। अगर कहा जाए कि ललित कला अकादमी एक स्वायत्त संस्था है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यह सरकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसको फंडिंग होती, उसी से ये
क्या करता है, कार्य करता है। अकादमी ने एक ऐसे अस्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण, प्रालेखन किया जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कला की जीवंतता, जटिलता तथा इसके उभरते स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। अकादमी पूरे साल कई ऐसी प्रदर्शनियों व शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करती है जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अकादमी का अपना पुस्तकालय, कला संग्रह, अभिलेखागार, पर्यवेक्षण प्रयोगशाला, लैब, ये सब आपका है। और जो उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वान होते हैं, प्रकाशन होते हैं, उनको भी ये मदद करती है। अकादमी के मिशन के मुख्य विषय की अगर बात करें तो यह आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को, यानी जो भारतीय कला वर्तमान समय में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सके। इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी व अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले इंडिया, यानी 3, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले इंडिया, त्रिवर्षीय भारत यानी 3 साल में एक बार या त्रिनाले इंडिया का आयोजन भी करती है। अकादमी अपने कार्यक्रमों और नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों का संचालन करती है। कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता। नई दिल्ली स्थित इसका मुख्य सेंटर कहाँ है, नई दिल्ली है, और इसके अन्य सेंटर चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ व नई दिल्ली में एक स्थान है गढ़ी, तो ये प्रमुख हैं, तथा शिमला, पटना में उप केंद्रों का आयोजन किया गया है। तो ये आपका रहा कौन सा, संगीत ललित कला अकादमी। तो अगला हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी। तो ललित कला अकादमी में हमने कहा वो दृश्य कलाओं के लिए काम करती है। और संगीत नाटक अकादमी की बात कर लेते तो संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक तीनों का क्या करती है कि राष्ट्रीय अकादमी है। अगर संगीत नाटक अकादमी की बात किया जाए तो संगीत और नाटक दो अपने आप आ गए, नृत्य इसी में आता है ना। तो ये आपका संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है, जिसकी आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे समझिएगा, कलाएं नश्वर होती हैं, कुछ समय बाद एक समाप्त हो जाती, तथा इनके संरक्षण के लिए, इसीलिए अगर कला को संरक्षित नहीं किया गया तो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें आम आदमियों को कला सीखने, अभ्यास करने, प्रचार प्रसार का मौका मिले। होता क्या है, 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब 1784 में की जाती है और एक अंग्रेज व्यक्ति होते हैं विलियम जोन्स के द्वारा। तो अगर वारेन हेस्टिंग्स के काल में विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती, उसी के प्रयासों से फिर भारत आज़ाद जब हो रहा था तो 1945, उसके कुछ वर्ष पहले 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट या न्यास बनाकर इसके तहत 3 अकादमियाँ, नृत्य, नाटक और संगीत, यानी को 3 अकादमियों की बात की गई थी। नृत्य, नाटक, संगीत की अकादमी, साहित्य अकादमी, कला एवं स्थापत्य की अकादमी के गठन की बात की गई थी। इसी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद 3 अकादमियाँ गठित की जाती है, जिनमें ध्यान दीजिएगा, जिनमें संगीत नाटक अकादमी अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी, जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है, तो 1961 में सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना एज ए सोसाइटी के रूप में किया और इसका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण आगे कराया। कब, 1957 में, 57 में, और आगे चल करके ये 1961 में पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है। किसके अंतर्गत की गई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, कब स्थापित हुई संगीत नाटक अकादमी 1961 में, किसके तहत हुई, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई है। अकादमी भारत में संगीत, नृत्य, नाटक साधना करने वालों की मदद के लिए
एकीकृत ढांचे के निर्माण के लिए कार्य करती है। हर तरीके के उनके साजो सामान से लेकर के सभी प्रकार की यानी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसके अंतर्गत शहरी व ग्रामीण समेत देश के सभी भागों की पारंपरिक व आधुनिक कलाएं शामिल हैं। अकादमी द्वारा प्रस्तुत और प्रोत्साहित संगीत, नृत्य और नाटकों के कार्यभार देश भर में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो ये नाटक संगीत नाटक अकादमी है, इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम होते वो पूरे देश की कलाओं को, संगीत को, नृत्य को, नाटक को प्रस्तुत करने के लिए यानी इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। निष्पादन कलाओं की महान हस्तियों को अकादमी में अध्येता के रूप में, फेलोशिप के रूप में भी चुना जाता है, जो इसके माध्यम से फेलोशिप करना चाहते हैं। आगे आइए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा हर साल जो जाने माने कलाकार होते, विद्वान होते, उनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। दूर दराज समेत देश भर में संगीत नाटक और नाट्य